नमस्कार। आज की इस क्लास में हम शोध समस्या, रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। शोध यानी रिसर्च के लिए समस्या या प्रश्न का होना अत्यंत आवश्यक है। शोध कार्य का आरंभ तभी होता है जब शोधकर्ता के सामने कोई समस्या होती है। इसलिए समस्या के चयन को शोध प्रक्रिया यानी रिसर्च प्रोसेस का पहला चरण या स्टेप माना जाता है। शोधकर्ता सबसे पहले किसी समस्या का चयन करता है और उसके बाद शोध कार्य आरंभ करता है। शोध की सफलता समस्या की अनुकूलता एवं उपयोगिता पर निर्भर करती है। अनुकूलता का अर्थ यह है कि समस्या ऐसी हो जिसका समाधान सहज रूप से किया जा सके। उपयोगिता का अर्थ यह है कि समस्या ऐसी हो जिसके समाधान से व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को या संपूर्ण मानव जीवन को लाभ हो, वो लाभान्वित हो सके। अब शोध समस्या का जो अर्थ है वह प्रश्न है कि जिसका कोई तात्कालिक उत्तर, इमीडिएट आंसर उपलब्ध न हो, उसको हम शोध समस्या कहते हैं। टाउनसेंड ने इसी अर्थ में समस्या की एक परिभाषा दी। टाउनसेंड के अनुसार सामान्यतः समस्या वह प्रश्न है जिसका कोई उपलब्ध उत्तर नहीं होता है, यानी कि उत्तर उपलब्ध ना हो समस्या का, तो वो रिसर्च प्रॉब्लम है। अगर उत्तर उपलब्ध हो गया तो वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मैकगुइगन भी टाउनसेंड के विचार का समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि समस्या का तात्पर्य हमारे ज्ञान की रिक्ति से है, यानी हमारा ज्ञान रिक्त है उस समय, तो वो टॉपिक समस्या है। करलिंगर कहते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच क्या संबंध है, वो इसी प्रश्न को समस्या कहते हैं। यानी उनके शब्दों में, अगर हम उनकी शब्दों में बताएं तो वो कहते हैं कि समस्या वह प्रश्नवाचक वाक्य या कथन है जो यह पूछता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच किस तरह का संबंध है। यानी वो चरों के बीच संबंध से उसको बताते हैं। रेवर कहते हैं कि समस्या मूलतः वह परिस्थिति है, परिस्थिति बताते हैं जिसमें कुछ घटक ज्ञात होते हैं और अतिरिक्त घटकों का निर्धारण आवश्यक होता है। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हमने अभी पढ़ी, जैसे टाउनसेंड, मैकगुइगन या करलिंगर या रेबर, तो इन परिभाषाओं में कोई मौलिक भेद नहीं है। इन सभी परिभाषाओं के विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि समस्या एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई तात्कालिक उत्तर उपलब्ध नहीं होता। जैसे हम एक उदाहरण दें कि कैंसर क्यों होता है, तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई तात्कालिक उत्तर उपलब्ध नहीं है। अब इस रोग के जो लक्षण हैं उनके संबंध में हमें कुछ जानकारी है, किंतु इसके कारण के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये क्यों हुआ। अतः शोधकर्ता के सामने ये एक गंभीर समस्या है और इसी तरह से अनेक प्रश्न हैं जिनका कोई सीधा उत्तर उपलब्ध नहीं होता।
अब ये हो गया कि शोध समस्या है क्या, और ये भी क्लियर हो गया कि जब हम रिसर्च करने चलते हैं, अनुसंधान करने चलते हैं, तो हमारे सामने एक अनुसंधान की समस्या का होना आवश्यक है। अब प्रश्न ये आया कि इस अनुसंधान समस्या को ढूंढें कैसे, कैसे ढूंढा जाए इसको। तो रिसर्च के लिए कुछ अनुकूल और उपयोगी समस्या को ढूंढना या निर्धारित करना एक कठिन कार्य है, लेकिन मैकगुइगन ने इस कार्य को कुछ आसान बना दिया। उन्होंने हमें कुछ टिप्स दिए कि आप एक अनुसंधान समस्या को कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहली बात तो वो ये कहते हैं कि ज्ञान में रिक्ति होनी चाहिए, यानी गैप इन नॉलेज हो। जब परिस्थिति ऐसी होती है कि किसी प्रश्न के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं होती है, तो समस्या उठ खड़ी होती है। जैसे कैंसर एक खतरनाक रोग है, इसके संबंध में हमें पूरी जानकारी नहीं है। हम ये नहीं जान पाए हैं कि इस रोग का वास्तविक कारण क्या है। ये हमारे ज्ञान में रिक्ति है, यानी गैप इन आवर नॉलेज। अब शोधकर्ता के लिए यह एक अनुकूल और उपयोगी समस्या हो गई। इसी तरह जीवन के जिस क्षेत्र में ज्ञान में रिक्ति नज़र आए, यानी कि गैप इन नॉलेज नज़र आए, वहाँ शोध समस्या दृष्टिगोचर होगी। मैकगुइगन कहते हैं कि शोध के लिए समस्या ढूंढने का सबसे उत्तम उपाय यही है जहाँ सूचना का सीधा अभाव हो। दूसरी बात उन्होंने बताई कि विरोधी परिणाम, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स। शोध के लिए समस्या ढूंढने की दूसरी परिस्थिति वह है जहाँ किसी विषय या कोई घटना या कोई फिनोमिनन, यानी कि फिनोमिनन के संबंध में विरोधी परिणाम उपलब्ध हों। दूसरे शब्दों में, किसी समस्या के संबंध में रिसर्चर के या इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में असहमति होती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आगे शोध के लिए एक समस्या उठ खड़ी होगी। वहाँ पर विरोधी परिणामों के बीच जो असहमति है उसका समाधान करके किसी निश्चित परिणाम को प्राप्त करने हेतु शोध करना आवश्यक बन जाता है। इसको मैकगुइगन ने इस तरह से और स्पष्ट किया कि उन्होंने बताया कि एक प्रयोग में ये पाया गया कि बढ़ते हुए क्रम में अगर हम विश्राम यानी रेस्ट देते हैं तो जो शिक्षण है वो श्रेष्ठकर होता है, ऐसा उन्होंने बताया। और ये एक रिज़ल्ट उन्होंने बताया, एक प्रयोग। और जो दूसरा प्रयोग किया गया उसमें ये पाया गया कि घटते हुए क्रम में अगर हम रेस्ट देते हैं तो शिक्षण बेहतर होता है। और तीसरे एक प्रयोग में ये पाया गया कि दोनों के परिणाम लगभग बराबर होते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे परस्पर विरोधी परिणाम प्राप्त हो गए, रिजल्ट्स प्राप्त हो गए, 3 परस्पर विरोधी। तो एक समस्या उठ खड़ी हुई कि शोधकर्ता के परिणामों के बीच असहमति क्यों है और कौन सा परिणाम सही है। इस प्रकार जहाँ कहीं भी विरोधी परिणाम मिलते हैं हमें, तो शोध के लिए एक समस्या स्वतः निकल आती है। अतः
कुल मिला के निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि एक रिसर्चर के लिए जो विरोधी परिणाम हैं वाली परिस्थितियां जो हैं उनका अवलोकन करके वो अपने लिए कोई एक अनुकूल समस्या का चयन कर सकता है। तीसरा उन्होंने ये बताया कि तथ्य की व्याख्या करके, जब कोई तथ्य व्याख्या रहित रह जाता है, अनएक्सप्लेन्ड रह जाता है, तो वहाँ एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। बात भी सही है कि समस्या तभी उत्पन्न होती है जब किसी तथ्य की व्याख्या ठीक से नहीं हुई होती है या वो अनएक्सप्लेन्ड है, व्याख्या रहित है। हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं और ऐसा हमारी डेली लाइफ में भी होता है। तो उस व्याख्या रहित तथ्य की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो नेचुरल साइंसेस में ज़्यादा दृष्टिगोचर होती हैं। मनोविज्ञान में या व्यवहारपरक विज्ञान जो बिहेवियरल साइंसेस हैं उनमें ऐसी समस्याएं बहुत कम उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से रिसर्चर के लिए जो 3 परिस्थितियां उन्होंने बताई, उनके संदर्भ में हम समस्या का चयन रिसर्चर आसानी से कर सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि एक अच्छी समस्या की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रॉब्लम या क्राइटेरिया ऑफ ए गुड प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? तो देखने वाली बात यह है कि जो समस्याएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक है वैज्ञानिक समस्याएं यानी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, और दूसरी हैं अवैज्ञानिक समस्याएं यानी अनसाइंटिफिक प्रॉब्लम्स। वैज्ञानिक समस्या को अच्छी समस्या कहते हैं, गुड प्रॉब्लम माना जाता है। और जो रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमेशा वैज्ञानिक ही होती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक अच्छी समस्या या वैज्ञानिक समस्या की हम पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे उसका। तो इस संबंध में जो शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने वैज्ञानिक समस्या या एक अच्छी समस्या की कई कसौटियाँ या क्राइटेरियाज का उन्होंने उल्लेख किया है। सबसे पहला उन्होंने ये बताया कि जो समस्या है वो एक प्रश्नवाचक कथन के रूप में होनी चाहिए, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, प्रश्नवाचक कथन। एक अच्छी समस्या की पहचान ये है कि वो प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में हो। इसी कारण समस्या को प्रश्न भी कहते हैं। जैसे क्या धूम्रपान यानी स्मोकिंग के कारण कैंसर होता है? या हम एग्जाम्पल्स बता रहे हैं आपको, क्या बच्चों की शिक्षा के लिए दंड की अपेक्षा पुरस्कार श्रेष्ठकर है? क्या शिक्षण के लिए होल मेथड की अपेक्षा यानी पूर्ण विधि की अपेक्षा पार्ट मेथड या अंश विधि बेहतर है? तो ये सभी प्रश्नसूचक कथन हैं या प्रश्नवाचक वाक्य हैं जो एक अच्छी समस्या के उदाहरण हैं। अतः समस्या को निर्धारित करते समय रिसर्चर को चाहिए कि वो इस बात को ध्यान में रखे कि समस्या वास्तव में प्रश्न के रूप में हो। टाउनसेंड कहते हैं कि जो शोध समस्या है वो सदा प्रश्न के रूप में होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि चरों के बीच संबंध का जो विवरण है, अच्छी समस्या वह होती है जो 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध का विवरण प्रस्तुत करती है, उसको हम एक अच्छी समस्या कहते हैं।
प्रत्येक जो प्रश्नवाचक कथन होता है वो वास्तव में चरों के बीच संबंध का उल्लेख करता है। समस्या का उद्देश्य यह देखना भी होता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है। जैसे एक हम उदाहरण दें इसमें कि क्या थकान के कारण उत्पादन घटता है। यहाँ पे थकान और उत्पादन क्रमशः थकान स्वतंत्र चर है और उत्पादन आश्रित चर हो गया। इस प्रश्नवाचक कथन अर्थात समस्या का उद्देश्य इन दोनों चरों के बीच संबंध को निर्धारित करना है। समस्या की इस विशेषता पे कर्लिंगर ने कहा कि समस्या में ये पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है। अतः जब हम समस्या का निर्धारण करें तो इस बात पे सोच विचार कर लें कि समस्या ऐसी हो कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का बोध हो जिसमें। तीसरी बात ये बताई गई कि स्पष्टता हो यानी क्लैरिटी हो और असंदिग्धता हो। अच्छी समस्या या कोई वैज्ञानिक समस्या के लिए ये आवश्यक है कि वो स्पष्ट हो या और असंदिग्ध भी हो, क्वेश्चन के रूप में हो। एक ऐसा प्रश्न हो जिसका अर्थ स्पष्ट हो, द्विअर्थी ना हो, और यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें ऐसे शब्दों का हम व्यवहार न करें जो अस्पष्ट हों और द्विअर्थी हों। अगली बात तो इसमें ये बताई गई कि समस्या कैसी हो कि जो समाधान के योग्य हो। मैकगुइगन कहते हैं कि एक वैज्ञानिक समस्या या अच्छी समस्या वह है जो समाधान के योग्य हो। जिस प्रश्न या समस्या का समाधान करना संभव न हो उसको हम वैज्ञानिक समस्या नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक रिसर्च का टॉपिक ले लिया कि क्या आत्मा यानी सोल अमर है। अब हम इस पे रिसर्च करना शुरू करें। एक टॉपिक ले लें कि क्या व्यक्ति मरने के बाद पुनः जन्म लेता है। हम ये टॉपिक ले लें, आप ले सकते हैं, लेकिन आपने अगर ये टॉपिक ले लिए तो क्या आपको पता है कि इस तरह के ये जो प्रश्न हैं, ये समस्या हैं, इनका समाधान करना संभव है? तो इनका समाधान करना संभव नहीं है क्योंकि ये वैज्ञानिक समस्याएं नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि एक ऐसा टॉपिक लें, अभी हमने बताया भी था कि जैसे थकान के कारण उत्पादन घटता है, या एक टॉपिक लें कि क्या परिणाम के ज्ञान से परफॉर्मेंस बढ़ती है यानी निष्पादन बढ़ता है। तो इस तरह के प्रश्नों या समस्याओं को हम वैज्ञानिक समस्या कहेंगे और इनका समाधान करना भी संभव है। अगली बात ये बताई गई एक अच्छी अनुसंधान समस्या के लिए कि वो एम्पेरिकल टेस्टिबिलिटी हो उसमें, यानी आनुभविक परीक्षा हो उसमें। एक अच्छी समस्या या वैज्ञानिक समस्या केवल समाधान के योग्य ही न हो बल्कि परीक्षणीय भी हो, टेस्टेबल भी हो, उसका परीक्षण किया जा सके। मैकगुइगन कहते हैं कि वैज्ञानिक समस्या हमेशा टेस्टेबल होती है और परीक्षणीय समस्या वह प्रश्न है जिसका उत्तर हाँ या ना में होता है, यस या नो में होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि क्या परिणाम के ज्ञान से जो निष्पादन है वो उन्नत हो जाता है, यानी अगर हमें रिजल्ट पहले से पता हो तो क्या
जो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आनुभविक अध्ययनों के आधार पर हाँ या ना के रूप में दे सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि समस्या न केवल समाधान के योग्य हो बल्कि परीक्षणीय भी है, और इसे हम एक वैज्ञानिक समस्या कह सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि एक अनुकूल अध्ययन विधि की सुलभता हो, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल मेथडोलॉजी हो। अच्छी अनुसंधान समस्या की एक विशेषता ये भी होती है कि वो समाधान तथा परीक्षण के लिए उसके समाधान तथा परीक्षण के लिए कोई अनुकूल विधि जरूर उपलब्ध हो। एम्पेरिकल टेस्टिंग के लिए अनुकूल अध्ययन विधि का उपलब्ध होना आवश्यक है। जैसे क्या शिक्षण के लिए एकत्रित जो अभ्यास है यानी मास्ड प्रैक्टिस है की तुलना में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस यानी जो वितरित अभ्यास होता है वो अधिक उपयोगी है। अब इस समस्या का समाधान हम स्पेस्ड मेथड या मास्ड मेथड के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक वैज्ञानिक समस्या, तो इसको हम एक वैज्ञानिक समस्या या अच्छी समस्या हम कहेंगे। अब इसी जगह अगर हम ये समस्या ले लें कि क्या पाप करने वाले नर्क में जाते हैं, हम एक समस्या सेलेक्ट कर लें कि क्या जो लोग पाप करते हैं वो वाकई में नर्क में जाते हैं। अब आप बताइए, अब इस समस्या के आनुभविक समाधान के लिए कोई वैज्ञानिक विधि उपलब्ध है? नहीं है। तो इसे हम एक अच्छी समस्या नहीं कहेंगे, क्योंकि नर्क कहाँ है, कैसा है, क्या है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। हम उसकी एक कल्पना ही कर सकते हैं, और कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है कि जो स्वर्ग और नर्क की टेस्टिंग कर सके। एक पॉइंट अगला ये बताया गया कि समस्या कैसी हो कि जो सीमांकित स्वरूप हो जिसका, यानी डेफिनेट जिसका नेचर हो। एक अच्छी समस्या वह प्रश्न है जिसका स्वरूप सीमांकित होता है। जैसे कैंसर क्यों होता है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका सीमांकन संभव नहीं है। अभी हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया था पहले, तो वो ये कह रहा है कि इसका सीमांकन नहीं कर सकते आप, अतः इसे बहुत अच्छी समस्या नहीं कहेंगे। दूसरी ओर अगर हम इस ऐसे टॉपिक लें कि इस टॉपिक को इस तरह से लें कि क्या स्मोकिंग के कारण यानी धूम्रपान के कारण कैंसर होता है, तो इस प्रश्न या समस्या का स्वरूप हम निश्चित कर सकते हैं, उसको सीमांकित भी कर सकते हैं। इसलिए इसको हम वैज्ञानिक और एक अच्छी समस्या कहेंगे। तो एक अच्छी शोध समस्या सीमांकित स्वरूप की होती है, और उसका जो स्वरूप है वो अतिव्यापी नहीं होगा। अगली बात तो ये बताई गई कि परिमाणात्मक स्वरूप हो समस्या का, यानी कि क्वांटिटेटिव हो नेचर में। तो एक वैज्ञानिक समस्या या अच्छी समस्या अब मात्रात्मक या परिमाणात्मक स्वरूप की होती है। इसका अर्थ ये है कि समस्या से जो संबंधित डेटा है या जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है वो संभव होता है। जैसे अब अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था कि क्या थकान के कारण उत्पादन घटता है। तो इस समस्या में जो आंकड़े हैं या जो प्राप्तांक हैं यानी डेटा हैं, उनका हम मात्रात्मक मापन संभव है, कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव होनी चाहिए।
परिमाण में हो। अगला पॉइंट हम इसमें ये डिस्कस कर सकते हैं कि समस्या कैसी हो कि परिकल्पना के रूप में परिवर्तनीय हो, जिसको हम परिकल्पना के रूप में कन्वर्ट कर सकें, कन्वर्टेबल इनटू हाइपोथेसिस। तो वैज्ञानिक समस्या की विशेषता यह भी है कि वो परिकल्पना या परिकल्पनाओं के रूप में परिवर्तनीय होती है। समस्या को पहले परिकल्पना या परिकल्पनाओं में बदल दिया जाता है, फिर उनको हम एम्पेरिकल स्टडीज़ के आधार पे उनका परीक्षण करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें कि निष्पादन पर परिणाम के ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस समस्या को एक परिकल्पना में बदला जा सकता है कि परिणाम के ज्ञान से निष्पादन में उन्नति होती है, ये हमने परिकल्पना बना ली। फिर जो आनुभविक अध्ययन है उनके संदर्भ में हम परिकल्पना की जांच करते हैं। तो इस प्रकार जो वैज्ञानिक समस्या ऐसी होती है कि उसे हम एक या एक से अधिक परिकल्पना में जिसको बदलना संभव होता है। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो गया होगा आप सबको कि एक अच्छी जो रिसर्च प्रॉब्लम है या एक साइंटिफिक रिसर्च प्रॉब्लम है, उसका जो नेचर है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो क्राइटेरिया हैं, वो कैसे हैं, क्या होने चाहिए, ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। आज के इस टॉपिक में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।